नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम भट्ट और आप देख रहे हैं कानून की बात अनुपम के साथ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीएनएस के चैप्टर 3 की, जो कि धारा 14 से लेकर धारा 44 तक है और जो पुरानी भारतीय दंड संहिता में से लेकर धारा 106 तक दिया। इन धाराओं के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसे साधारण अपवाद नाम से चैप्टर दिया गया है और इस चैप्टर के अंतर्गत जो प्रावधान हैं, यदि अपराधी अपराध को कर लेता है तो ऐसे में उस अपराधी को अपराध से पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु मुख्य बात यह है कि इन चैप्टर के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों के अंतर्गत मामले को लाने का संपूर्ण भार या कहें कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अभियुक्त पर होता है। अभियुक्त इस चैप्टर के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों को मुख्य रूप से 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो है जस्टिफाइड बाय लॉ, जो 14 से लेकर धारा 16 तक है। मतलब ऐसे कार्य जिन्हें कानून अनुमति प्रदान करता है, उन कार्यों को धारा 14 से लेकर धारा 16 तक बताया गया। अगली बात है एक्सक्यूज्ड बाय फैक्ट, तथ्य की भूल। यदि तथ्य की भूल के अंतर्गत कोई कार्य किए गए हैं तो ऐसे वो धारा 17 से लेकर धारा 19 तक है, या जिन्हें जो कहें कि तथ्य के कारण उनको मुक्ति प्रदान की जाती है। तीसरा है इनकैपेसिटी, अपराधी की अपराध करने की क्षमता। यदि अपराधी कार्य करने में अक्षम है तो ऐसे कार्य अपराध को धारा 20 से लेकर धारा 24 तक में छूट प्राप्त हो सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है कंसेंट, सहमति, जहां पर अपराधी और विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार की सहमति रही है तो सहमति के आधार पर जो छूट प्राप्त होती है वो धारा 25 से लेकर धारा 28 तक दी गई है। अगली जो कैटेगरी है वो गुड फेथ की है, धारा 5वीं कैटेगरी है, ये धारा 29 से लेकर धारा 33 तक बात करती है। और अगली जो कैटेगरी है वो है प्राइवेट डिफेंस, जो धारा 33 से लेकर धारा 44 तक में प्रावधान दिए गए हैं और इन प्रावधानों के अपराधियों को अपने अपराध से पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं जस्टिफाइड बाय लॉ, जो धारा 14 से लेकर धारा 16 तक है। और इसमें सबसे पहली धारा है वो धारा 14। धारा 14 कहती है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। कोई व्यक्ति अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानता है या किसी तथ्य के कारण, तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानता है और ऐसे अपने आप को आबद्ध मानने के कारण वह कोई अपराध करता है तो ऐसा अपराध जो है वो विधि द्वारा क्षम्य किया गया है। यह सिद्धांत जो है इस सिद्धांत पर कार्य करती है ये धारा कि तथ्य की भूल क्षम्य है परंतु विधि की नहीं, और ये आईपीसी की धारा 76 में बताया गया था। इसमें कोई व्यक्ति जो है वो अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानता है और उसके कारण वो अपराध करता है। जैसे इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, पहला कि विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का एक सैनिक पालन करता है और भीड़ पर गोली चलाता है, तो उस सैनिक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वह जो सैनिक है वो अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, ऐसा वो मानता है। दूसरा उदाहरण ये दिया है कि न्यायालय का कोई अधिकारी है जिसे यह आदेश दिया गया है कि मां कोई व्यक्ति है उसे गिरफ्तार करके लाया जाए, और वो अधिकारी जो है किसी अन्य व्यक्ति को मां समझकर गिरफ्तार कर लेता है, तो ऐसा वो न्यायालय का अधिकारी या को गिरफ्तार करने के या को कन्फाइनमेंट के अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। उसे उसका फायदा मिलेगा कि वो ये कहेगा कि साहब मैं विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए ये अपराध हुआ है। अगली जो धारा है वो कहती है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी न्यायाधीश का कार्य, लेकिन कब? जब वह जुडिशियली एक्ट कर रहा हो, न्यायिकता कार्य कर रहा हो, तभी न्यायाधीश का कार्य जो है वो इस धारा के अंतर्गत आता है। जैसे कोई जज जो है वो न्यायिकता कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को फांसी की सजा देता है और उसके उस कार्य के कारण किसी व्यक्ति को फांसी होती है,
और फांसी में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि जज के द्वारा किया गया कार्य में जो उसका कन्फाइनमेंट किया गया या जो कन्विक्शन किया गया वो गलत था, किसी साक्ष्य की कमी के कारण या किसी अन्य कारण से, तो ऐसे में उस जज को मृत्यु के लिए, दंड मृत्यु के लिए, मर्डर के अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस समय जब वो जज कार्य कर रहा था उसका वो कार्य जुडिशली। अगली जो धारा है वो धारा कहती है धारा 16, ये बताती है कि एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और डिक्री ऑफ कोर्ट। तो जब किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है, तो उस कार्य के अनुसरण में जो अपराध होते हैं वो अपराध जो हैं वो धारा 16 से कवर होते हैं, और ऐसे में उस अपराधी व्यक्ति को इस धारा का फायदा मिलता है। अब चाहे न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया हो या डिक्री पारित की गई हो, भले ही उस न्यायालय को उस कार्य को करने की अधिकारता नहीं भी रही हो, परंतु अपराधी के द्वारा जो कार्य किया गया है वो किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन में किया गया है, तो उसे धारा 16 का लाभ मिलेगा, और ये धारा आईपीसी की धारा 78 के इक्विवेलेंट है। अगली जो कैटेगरी है वो है एक्सक्यूज्ड बाय फैक्ट। धारा 17 से लेकर धारा 19 तक के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला ही धारा 17 जो बताती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। यहां पर बाउंड बाय लॉ नहीं है वो, पर वो कह रहा है कि यदि मैं वो कार्य करता हूं तो विधि उस कार्य की अनुमति देता है। ऐसे कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण और सद्भाव पूर्वक यदि वो कार्य करता है तो उसका कार्य जो है वो विधि धारा 17 के अंतर्गत क्षम्य कर। इसका जो उदाहरण है, उदाहरण क्या कहता है, क्या कह रहा है कि का या को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है। का सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णयों के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वाले व्यक्ति को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों दे रखी है, या को उचित अधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिगृहित करता है। का ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले या आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। तो यहां पर का जो है वो विधि द्वारा आबद्ध नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए विधि उसको ये नहीं करती कि किसी भी अपराधी को अपराध करने से रोके, परंतु उसे प्रतीत होता है कि या किसी व्यक्ति की हत्या कर रहा है और सद्भाव पूर्वक वो अपने निर्णय पर पहुंचता है और उस या को पकड़कर सक्षम प्राधिकारी समक्ष ले जाता है। तो यहां पर उसका कार्य अपराध नहीं है। चलिए, भले ही उस व्यक्ति को बात पता चला कि भाई वो व्यक्ति आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था, यदि ये बातें नहीं हो कि सद्भाव पूर्वक कार्य नहीं होता तो हो सकता है कि वो व्यक्ति रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए अपराधी होता, परंतु यहाँ पर उसे धारा 18 का लाभ 17 का लाभ प्राप्त हो। अगली जो धारा है धारा 18 कहती है, धारा 18 का लाभ तब प्राप्त होता है जब कोई कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुई हो, विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों के साथ की गई हो, उचित सतर्कता और सावधानी के साथ किया गया हो और किया गया कार्य विधिपूर्ण हो, तब धारा 18 का लाभ प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण जो दिया गया है कि का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उससे निकलकर उछट जाता है, निकट खड़े किसी व्यक्ति को लग जाता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है, पर यदि उसने उचित सतर्कता और सावधानी से कार्य नहीं किया है तो उसे अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है। अगली जो कैटेगरी है वो धारा 19 कहता है कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। मतलब किसी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य किया गया है जिसमें कोई बड़ी हानि हो सकती थी, उस हानि को रोकने के लिए उसने कोई छोटी हानि कर दी है, कोई अन्य हानि कर दी है,
तो धारा 19 का जो होगा। तो क्या कहती है धारा 19? धारा 19 कहती है कि कोई बात इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन सद्भावपूर्वक की गई है। इसे धारा आईपीसी की धारा 81 है और इसे जो है वो अन्य नाम आवश्यकता का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ये सिद्धांत इस बात पर कार्य करता है कि आवश्यकता पहले है और विधि बाद में है। इसका स्पष्टीकरण जो इस धारा में दिया गया है वो कहते हैं कि ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की थी कि इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। इसका जो न्याय दृष्टांत दिया है, ये न्याय दृष्टांत बड़ा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ज्यों का त्यों जो है वो पूछा जाता है। इस न्याय दृष्टांत में ये दिया गया है कि का जो एक जलयान का कप्तान है अचानक अपने किसी त्रुटि या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरे अपने जलयान भरी नाव को अनिवार्यता टकराकर डुबो देगा और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल दो यात्रियों वाली नाव को डुबोने की जोखिम उठानी पड़ेगी, जिसको वह संभावतः बचाकर निकाल भी ले। यहाँ यदि का नाव गा को डुबोने के किसी आशय के बिना नाव खा के यात्रियों को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल लेता है, यद्यपि वह नाव गा को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो सकती है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना कि वह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचाने का उसका आशय था, जिससे नाव गा को डुबोने की जोखिम उठाना योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। इस धारा के अंतर्गत जो वेल नोन केस है वो है हेडले बनाम स्टीफन। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आवश्यकता की मात्रा किसी व्यक्ति की हत्या को न्यायानुमत नहीं करती या न्यायानुमत नहीं ठहरा सकती। ये हेडले बनाम स्टीफन ने कहा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता कितनी भी हो, लेकिन आवश्यकता किसी व्यक्ति की हत्या करने को अनुमति प्रदान नहीं करती। कैटेगरी आती है वो है इनकैपेसिटी, जहां पर अपराधी किसी कारणवश किसी अपराध को या किसी कार्य को करने में अक्षम माना गया है, वहां पर इन धाराओं का लाभ उसे प्राप्त होता है। ये धाराएं हैं धारा 20 से लेकर धारा 24। सबसे पहले इसमें जो धारा 20 आती है ये एज फैक्टर के बारे में काम करती है कि अपराधी की एज के आधार पर उसे अपराध करने से क्षमता प्राप्त होती है। तो सबसे पहली बात ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ये आईपीसी की धारा 82 थी और इसमें अपराधी को पूर्ण छूट प्राप्त होती है। एब्सोल्यूट जो कहते हैं कि एब्सोल्यूट इसको करने में छूट मिलेगी। अगली जो धारा है वो धारा 21 है। तो ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु। तो यहां पर आपको पहली चीज याद रखनी है कि अपराधी जो है वो 7 वर्ष से ज्यादा का है, इसलिए उसे धारा 20 का लाभ नहीं मिलेगा, परंतु 12 वर्ष से कम आयु का है और ऐसा शिशु है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। यहां पर उसे सशर्त छूट दी जाती है और शर्त ये रहती है कि उसकी समझ का टेस्ट होता है कि समझ उसकी इतनी परिपक्व है कि नहीं है, और यदि समझ उसकी परिपक्व हो गई है तो फिर उसे धारा 21 के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो उसका है वो टेस्ट होता है और टेस्ट को उसको आईक्यू टेस्ट कहते हैं। आईक्यू टेस्ट के तहत उसकी परिपक्वता की जांच की जाती है। अगली जो धारा है ये
अपराधी की मानसिक प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है और ये बताती है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यदि कोई व्यक्ति जो है वो अनसाउंड माइंड का है, ऐसा है जो जिससे उसकी समय चित्त विकृत है और वो अपराध करता है, लेकिन हमको ये देखना है कि जिस समय अपराध हुआ है उस समय की उसकी चित्त विकृति थी या नहीं थी। यदि अपराध करते समय उसका चित्त विकृत अवस्था में था तो उसे इस बात का लाभ मिलेगा। तो क्या कहती है धारा 22? धारा 22 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है उसे करते समय चित्त विकृति कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। लेकिन यहां पर ये बात याद रखनी है कि जो निर्णय आए हैं उनके अनुसार में इस बहुत सारे ऐसे अवस्थाएं हैं जहां पर इस धारा का लाभ नहीं मिलता। यदि अपराधी जो है वो अवसाद में था, हताशा, उन्माद, संकीपन, भ्रम या अनियंत्रित विचार, ये कुछ ऐसे हैं जिसे कि चित्त विकृति के रूप में नहीं किया जाता। परंतु साथ ही यदि अपराधी को नींद में चलने की आदत है, निद्रा रोग है या मिर्गी का रोग है, तो इसमें इस धारा का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आदमी का चित्त जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। अगली जो धारा है धारा 23 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। परंतु वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई है उसको अपने ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध दी गई। तो यहां पर इंटॉक्सिकेशन की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो इस चैप्टर के अंतर्गत जो है वो इंटॉक्सिकेशन की बात जो है वो धारा 85 और धारा 86 आईपीसी की धारा जो थी उसमें की गई और यहाँ पर धारा 23 और धारा 24 में की जाएगी। तो यह इंटॉक्सिकेशन की बात हो रही है कि कोई व्यक्ति यदि इंटॉक्सिकेट है तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया है, क्योंकि वो माइंड की स्थिति है इंटॉक्सिकेशन भी, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा। परंतु इसके लिए सबसे मेन बात जो देखनी होती है कि इंटॉक्सिकेशन उसे अपनी इच्छा और ज्ञान के बिना दिया गया। पर यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से इंटॉक्सिकेट होता है तो फिर इस धारा का लाभ उसे प्राप्त नहीं होता। अगली बात जो है वो कह रहे हैं कि ऑफेंस requiring a particular intention or knowledge committing by one who is intoxicated। इन्होंने कहा कि इंटॉक्सिकेट है, लेकिन इंटॉक्सिकेट के बाद भी आपको ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के साथ जो कार्य हो रहा है, जो कार्य कर रहा है, उस कार्य को करने में किसी विशिष्ट ज्ञान और आशय का होना आवश्यक है। यदि वह किसी विशिष्ट ज्ञान और आशय से किया गया है तो सिर्फ मत्तता उसको धारा 23 का जो है वो बेनिफिट नहीं देगी। एक प्रकार से आप ये देखें कि ये जो धारा 24 है ये धारा 23 का एक एक्सेप्शन है। ये कह रहे हैं कि यदि कोई कार्य आपने मत्तता की अवस्था में किया है तो फिर मत्तता होने और आपके ज्ञान और जानकारी के बिना आपको मत्तता कराने से आपका लाभ प्राप्त नहीं हो जाएगा अगर उस अपराध को करते समय उस किसी विशिष्ट ज्ञान और आशय की आवश्यकता थी। और यदि वो विशिष्ट ज्ञान और आशय आपके पास उस समय था तो सिर्फ मत्तता आपको अपराध से मुक्ति प्रदान नहीं कर पाएगी। इसके संबंध में जो है वो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एक वासुदेव करके है 1956 का सुप्रीम कोर्ट का। इसमें उन्होंने कहा कि मत्तता जो है वो दोषकर्ता के ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध होनी चाहिए और यदि विरुद्ध नहीं है तो ये माना जाएगा कि दोषकर्ता को विशिष्ट आशय और ज्ञान था। तो इस बारे में धारा 24 बात करती है। अब अगली जो कैटेगरी है वो आती है कंसेंट के बारे में और ये धारा 25 से लेकर धारा 28 तक सहमति से संबंध में जो हुए अपराध हैं उनके बारे में बात करते हैं।
तो धारा 25 कहती है कि कोई बात जो मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने के आशय से ना की गई है, पहली चीज, और उसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपपत्ति होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से जो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति है जिसने उस अपहानि सहन करने की अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति दे दी है, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आवश्यक है। उसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सहमति दी है, सम्मति दी है, दे दी है, उस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है। यहाँ पर बात है कि सहमति कब देनी है, कौन दे सकता है? तो जो 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति है वो अभिव्यक्त और विवक्षित तौर पर अपनी सम्मति दे सकता है कि किसी कार्य को, परंतु उस कार्य जो कार्य हो रहा है उसमें मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने के आशय के बिना किया गया और उस बात की संभावना भी ना हो तो उस कार्य से कोई ऐसी अपहानि हो सकती है जिसमें किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपपत्ति हो सकती है और उसके द्वारा सहमति दी गई है। तो ऐसी कार्य में यदि उसे अपहानि कारित हो भी जाती है तो वो धारा 25 का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसका जो उदाहरण है वो इंपॉर्टेंट है। क और या आमोद प्रमोद हेतु आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसे पट्टेबाजी के दौरान खेल के नियम के विरुद्ध ना हो, कारित हो, सहन करने के प्रत्येक की सम्मति विवक्षित है और यदि का नियमानुसार पट्टेबाजी करते हुए या को उपपत्ति कारित कर देता है तो का कोई अपराध नहीं करता है। ये जो दृष्टांत है ये दृष्टांत प्रतियोगी परीक्षाओं में एज इट इज पूछा जाता है और ये दृष्टांत देके बताया जाता है कि भाई ये किस धारा के अंतर्गत आता है। तो ये धारा बीएनएस के लिए धारा 25 थी और आईपीसी के लिए धारा 87। अगली जो धारा है वो धारा 26। धारा 26 बताती है कि कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह सद्भावपूर्वक की जाए, जिसने उस अपहानि को सहने या अपहानि के जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित करने का कर्ता का आशय हो, कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। तो यहाँ पर ये बात है कि जब हमने कोई कार्य सद्भावपूर्वक किया है और किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया है, तो जब फायदा जिस व्यक्ति के लिए वो कार्य किया गया है और उसके फायदे के लिए किया गया है तो सद्भाव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित होने का आशय नहीं है, इस धारा के अंतर्गत आता है। ये संभव साधारणतः ये डॉक्टर्स के ऊपर लागू होती है। यहाँ पे जो न्याय दृष्टांत है वो कहता है कि का एक शल्य चिकित्सक है, यह जानते हुए कि एक विशिष्ट शल्य क्रिया से या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किंतु या की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए सद्भावपूर्वक या के फायदे के लिए या की सम्मति से या पर शल्य क्रिया करता है तो का ने कोई अपराध नहीं किया, भले ही उस शल्य क्रिया के दौरान या ऑपरेशन के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो धारा 26 आईपीसी धारा 88। अगली जो धारा है धारा 27, ये बात कहती है कि कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। तो यहां क्या कह रहे हैं कि 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति कौन दे सकता है? तो सम्मति उसका संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक कोई व्यक्ति वही सम्मति दे सकता है। यदि ऐसे व्यक्तियों के लिए आपने कोई कार्य किया है तो इन दो व्यक्तियों की आपको सम्मति लेनी पड़ेगी। अब इन्होंने क्या कहा, परंतु इस अपवाद का विस्तार कब नहीं होगा? जब हमने किसी व्यक्ति की साहस मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न पर नहीं होगा।
मृत्यु या घोर उपाधि के निवारण से या किसी गंभीर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए आपने कार्य किया है तो भी इस धारा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। स्वेच्छया घोर उपाधि कार्य करने या घोर उपाधि कार्य करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा और ऐसे अपराध के दुष्परिणाम पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने का विस्तार पर इसका विस्तार नहीं। मतलब जिन अपराधों पर इस धारा का बेनिफिट नहीं मिलना है उस अपराध के दुष्परिणाम पर भी इस धारा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सम्मति इन अवस्थाओं में दी जा सकती है जहां पर ये क से लेकर ग तक जो अपराध है की जो कैटेगरी है यदि इसमें अंतर्गत नहीं आ रहा है अपराध तो धारा 27 की सहमति जो है वो उसके भार साधक अधिकारी या विधिपूर्ण संरक्षक से ली जा सकती है। जैसे का अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना उस संभाव्य जानते हुए शल्य क्रिया उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, ना कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये जो धारा है ये इस व्यक्ति ने सम्मति दी है उस व्यक्ति को बेनिफिट प्रदान कर रही है। अगली जो धारा है धारा 28, कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है। तो यहां पे बता रहे हैं कि सम्मति कैसी होना चाहिए। तो यदि सम्मति भय या भ्रम के अधीन दी गई है, पहला जो का कहता है यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय से अधीन या तथ्य की किसी भ्रम के अधीन दी है और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे भय या भ्रम के अधीन दी गई है तो वह सम्मति यहां पर काम नहीं करेगी। दूसरा जो है यदि वह सम्मति किसी ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस बात की प्रकृति समझने में असमर्थ था इसके लिए वह सहमति दे रहा है। और तीसरा जब तक संदर्भ से प्रतिकूल ना हो वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का। तो सम्मति कब आपको फायदा दे सकती है जब वो सम्मति धारा 28 के अंतर्गत आती है। धारा 28 के अंतर्गत जो सम्मति में जो 3 प्रकार दिए गए हैं यदि इन 3 प्रकार में नहीं आती है तो वो सम्मति आपको फायदा दे सकती है। फिर धारा 91 धारा 29 कंसेंट से लेकर चल रही है और ये कह रही है इसका एक्सक्लूजन कर रही है। तो क्या कह रही है कि एक्सक्लूजन ऑफ द एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉस्ट। यदि कुछ कार्य ऐसे हैं जो अपहानि होने के बिना भी अपराध हैं तो वहां पर धारा 29 बताती है कि ऐसे कार्यों पर धारा 25, 26 और 27 जो सहमति के बारे में बात करते थे उन धाराओं का लाभ नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है धारा 25, 26 और 27 के अपवादों का उन कार्यों पर नहीं होगा जो किसी अपहानि के बिना जो सदा अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय है या कारित किए जाने की संभाव्यता क्या है। यहां हमने कहा कि ऐसे कार्य चाहे अपहानि हो चाहे ना हो वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे इसमें दिया उन्होंने कि गर्भपात कराना जब तक महिला के जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक ना किया गया हो तो किसी अपहानि के बिना भी जो उस महिला को कारित हो या कारित करने का आशय हो स्वतः अपराध है। तो ऐसी स्थिति में उस महिला की यदि सहमति है भी तो भी इस धारा का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसे गर्भपात कराने से उस महिला की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायान्वित नहीं करती। तो किसी व्यक्ति का गर्भपात कराना है, किसी महिला गर्भपात होना है तो उसके लिए विधि पूर्ण रूप से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है जो कि आजकल गर्भपात एक्ट के अंतर्गत दी गई है। तो धारा 29 कहती है कि ऐसी दशा में यदि उसकी सहमति है भी लेकिन अपहानि के बगैर भी वो अपराध की श्रेणी में आते, जैसे गर्भपात कराना यदि उस महिला को कोई हानि ना भी हुई तो भी गर्भपात कराना जो है वो अपराध की श्रेणी में, तो यहाँ पर उसकी सहमति भी कार्य नहीं करेगी। अगला जो कह रहा है धारा 30
act done in good faith for the benefit of person without consent, यदि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य किया गया है और उसकी हमने सहमति प्राप्त नहीं भी की है, तब भी इस धारा का लाभ प्राप्त हो सकता है। धारा 30 कहती है कि कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक की गई हो, यद्यपि सम्मति के बिना की गई हो, ऐसी किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को पारित हो जाए, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति से यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे, या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ है और उसका कोई संरक्षक या तो कोई विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति भी प्राप्त करना संभव हो। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, पहली बात है कि वह सम्मति देने में समर्थ नहीं है या विकृत है या समर्थ है और उसका कोई संरक्षक उसकी ओर से सम्मति देने के लिए नहीं, तो उसकी सम्मति के बगैर हम कार्य कर रहे हैं, परंतु कार्य सद्भावपूर्वक और उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से किया गया हो तो धारा 30 का फायदा प्राप्त हो। लेकिन फिर वही इसमें 3 अपवाद हैं। 3 अपवाद क्या कहते हैं कि पहला कि सहाशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने में प्रयत्न नहीं होना चाहिए, मृत्यु और भूरोपति के निवारण से किसी घोर हो या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं होना चाहिए कार्य, और मृत्यु या उपाधि के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन से स्वेच्छा या उपाधि कारित करने या उपाधि कारित करने के प्रयत्न पर इस धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ को उदाहरण दिया है कि या अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया, का एक शल्य चिकित्सक है वह विचार करता है कि का के कपाल क्रिया शल्य क्रिया किया जाना आवश्यक है, का की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भावपूर्वक या के फायदे के लिए स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व उसकी कपाल क्रिया करता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। या को एक बाघ उठा ले जाता है यह जानते हुए कि संभाव है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय न रखते हुए सद्भावपूर्वक या के फायदे के आशय से का उस पर बाघ पर गोली चलाता है, का की गोली से या की मृत्यु कारक घाव हो जाते हैं, का ने कोई अपराध नहीं किया। अगली जो धारा है धारा 31, ये कहती है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यदि सद्भावपूर्वक कोई सूचना दी गई है और बाद में पता चलता है कि वो सूचना गलत है और उस सूचना से किसी व्यक्ति को आघात पहुंचने के कारण कोई अपराध हो जाए, तो ऐसे में वो धारा 31 का लाभ हमको प्राप्त होगा, बशर्ते कब, जबकि हमने वो सूचना जो है वो सद्भावपूर्वक दी गई है। धारा 31 कहती है कि सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हुई हो जिसे कि वह दी गई हो, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई थी। क्या कह रहा है कि यहाँ उदाहरण दिया है कि का एक शल्य चिकित्सक है, एक रोगी को सद्भावपूर्वक संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता, इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है, का ने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभव है, परंतु चूंकि जो संसूचना दी गई थी वो गुड फेथ में दी गई थी, इसलिए अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद धारा 32 कहती है कि एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, यदि किसी व्यक्ति को तत्काल उपहति या मृत्यु की आशंका के कारण या थ्रेट के कारण वो कोई कार्य करता है, तो ऐसे कार्य में उसको धारा 32 का लाभ मिलेगा। परंतु धारा 32 कहती है कि कौन से कार्य में उसको इस धारा 32 का लाभ नहीं मिलेगा, जहां पर अपराध हत्या का है या मृत्यु से दंडनीय या राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है। हत्या के अपराध में इस धारा का लाभ नहीं प्राप्त होगा। ऐसे अपराध जो मृत्यु से दंडनीय है, जिनमें सजा राज्य के विरुद्ध अपराध है, ऐसी बातों में इस धारा का लाभ नहीं प्राप्त होगा। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जो उसे करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया, जिसने उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से आशंका थी कि यदि कार्य नहीं किया जाता तो अन्यथा परिणाम उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए, वो होगा, तभी इसे इस धारा का लाभ प्राप्त होगा। अगला है एक, जैसे इसका जो उदाहरण दिया गया है
इसको उदाहरण दिया गया है कि इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में शांता उनके शील को जानते हुए सम्मिलित होता है, इस आधार पर इस अपवाद का फायदा करने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया जो विधि द्वारा अपराध है। कोई व्यक्ति जिसे डाकुओं की टोली द्वारा पकड़ा गया है, तत्काल मृत्यु की धमकी दी गई है, किसी बात को करने के लिए विवश किया जाए तो विधि द्वारा अपराध है। उदाहरण के लिए एक लोहार जो अपने औजार लेकर किसी घर का दरवाजा तोड़ने के लिए विवश किया जाता है, जिसने डाकू उसमें प्रवेश कर सके, उसे लूट कर सके, इस अपवाद का फायदा उठाने का। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि तत्काल मृत्यु का भय होना चाहिए, सिर्फ उपहति के भय के कारण आपको इस धारा का फायदा नहीं मिला। इसके संबंध में जो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है बच्चन लाल बनाम राज, जो 1957 का है। वो कहती है कि मेरे द्वारा जो कोई कार्य किया जाता है, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध किया है मैंने, वह कार्य मेरा नहीं माना जाएगा। ये ऐसा उसका जो है वो बात की गई है। अगली जो धारा 33 है ये कहती है कि तुच्छ कार्य, तुच्छ अपहानि कार्य करने वाले कार्य जो हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते। ऐसे कार्य जिसके संबंध में ये माना जाता है कि कार्य इतना छोटा है या इतना नगण्य दृष्टि का है कि उन बातों की कोई शिकायत नहीं करेगा, ऐसे कार्य जैसे कि मान लीजिए मेरे घर में बिही का पेड़ लगा है, मेरी बाउंड्री के अंदर है, और कुछ लोग जो हैं वो मेरे बिही के पेड़ में से बिही फल तोड़ लेते हैं। अब क्योंकि फल तोड़ लिए तो फल इतने नगण्य कीमत के होते हैं कि ऐसे में उन बातों का कोई शिकायत नहीं करता, तो ऐसे कार्यों को धारा 33 का लाभ प्राप्त होता है। अब अगली जो कैटेगरी है ये बात करती है प्राइवेट डिफेंस के बारे में, जो धारा 34 से लेके धारा 44 तक है। सबसे पहली धारा ये कहती है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, ये कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के तौर पर की जाती है। ये आईपीसी की धारा 96। दूसरी बात ये कहती है कि ऐसी धारा 35 कहती है कि धारा 37 की में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 2 प्रकार से प्राइवेट डिफेंस के अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, ऐसे अपराधों के विरुद्ध जो मानव शरीर के विरुद्ध किए गए हों। दूसरा, ऐसे अपराध जो किसी व्यक्ति के चल या अचल संपत्ति की प्रतिरक्षा के तौर पर किए गए हों, वो बात अपराध नहीं होंगे। तो मानव शरीर के प्रभाव डालने वाले अपराध जो हैं उनमें वो नहीं होगा। और दूसरा चल अचल, तो चल अचल संपत्ति संबंध में कौन से अपराध है सर? जहां पे चोरी, लूट, हिस्ट्री, आपराधिक अत्याचार, इन अपराधों के अंतर्गत आने वाले जो अपराध हैं उसमें ही संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार प्राप्त होंगे। अगली जो धारा 36 है वो कहती है कि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, धारा 36, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ऑफ एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। धारा 36 कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो अनसाउंड माइंड व्यक्ति या बालकपन के कारण उसकी समझ यदि परिपक्व नहीं हुई है या चित्त विकृति या मत्तता के कारण है या किसी भ्रम के कारण कार्य कर रहा है, तो ऐसे अपराधों पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं 36? धारा 36 कहते हैं जब कोई कार्य जो अन्यथा अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मत्तता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य को करने के लिए वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि जो अपराधी है उसको ऊपर की धारा में बेनिफिट प्राप्त हो सकता है तो भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। धारा 37 कहती है कि कब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की प्राप्त नहीं होते। पहला, यदि कोई कार्य यह है जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कार्य नहीं होती है।
तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। दूसरा, यदि कार्य लोक सेवक का है तो भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। और तीसरा, कार्य जो अपराध हो रहा है यदि उसमें इतना समय आपको प्राप्त है कि आप लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो जहां पर आपके पास समय है कि आप लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी आप प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज करते हुए किसी व्यक्ति को अपहानी कार्य करते हैं, तो ऐसी दशाओं में आपको इस अधिकार का इस धाराओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, इसकी कहती धारा 37 धारा 2 कहती है कि किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार उतनी अपहानी से अधिक अपहानी कार्य करने पर नहीं मिलेगा जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजनों के लिए करना आवश्यक थी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति चाकू से आपके ऊपर हमला करता है और यदि आप उससे चाकू छुड़ा लेते हैं, आपने बल प्रयोग करके उससे चाकू छुड़ा लिया, तो ये आपकी अपहति की आशंका खत्म हो गई, परंतु आप उस चाकू से उस व्यक्ति के ऊपर प्रहार कर देते हैं और फिर आपको डिफेंस का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि डिफेंस ने क्या कहा कि उतनी अपहानि, आपने धक्का देकर उससे चाकू छुड़ा लिया तो आपको जो हानि होनी थी उसकी संभावनाएं आपकी खत्म हो जाती है। तो ये कहती है धारा 37। धारा 37 में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। अब इसके बाद जो धारा 38 है जो बताती है कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंडेड टू कॉज डेथ, किसी व्यक्ति आपको जो शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपराधी की, हमलावर की मृत्यु कारित करने तक का प्राप्त है, वो किन दशाओं में है? उन्होंने कहा कि जब ऐसा हमला जो मृत्यु कारित करने के लिए किया गया, हमले का परिणाम मृत्यु है, या हमले का परिणाम घोर उपहति हो, या हमले का परिणाम बलात्संग हो, या प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के लिए हमला किया गया हो, या हमला व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हो, या हमला इस आशय से किया गया हो कि कोई हमला किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों से सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है, तो इन दशाओं में जो हमला होगा उस पर हमला जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक के लिए विस्तार हो सकता है। और इसी के साथ एक और कैटेगरी है कि अम्ल फेंकने या एसिड फेंकने या देने के कृत्य या हमला उसके प्रयत्न पर इस धारा का विस्तार है। धारा 29 कहती है धारा 38 में विनिर्दिष्ट में से किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है तो आपको शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने के लिए विस्तार नहीं होगा, किंतु इस धारा का विस्तार धारा 37 में निबंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई उपहति कारित करने तक हो सकेगा। मतलब धारा 39 कहती है कि यदि ऊपर की कैटेगरी के अपराध नहीं है, धारा 38 के अंतर्गत यदि कवर नहीं हो रहे हैं तो आप उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते, पर कोई अन्य उपहति कारित कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को सेव कर सके। इसके बाद धारा 40 कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन, तो उन्होंने कहा कि आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है कब खत्म होता है, तो उन्होंने कहा जब भी प्राइवेट शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब आपको ऐसी आशंका उत्पन्न होती है कि प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तिक आशंका पैदा होती है, आपके शरीर के में संकट की युक्तिक आशंका पैदा हुई तो आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पैदा हो गया, तैयार हो गया और तब तक बना रहता जब तक कि वो आशंका बनी रहती है। परंतु यदि आपको उपहति की आशंका खत्म हो गई या शरीर के संकट की आशंका खत्म हो गई तो आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। धारा 41 When right of private defense of property extend to causing death, उन्होंने कहा ये कब होगा? जब अपराध जो है वो लूट का अपराध हो या सूर्यास्त के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व ग्रहभेदन का कार्य किया गया हो, या अग्नि या किसी विस्फोट के द्वारा रिष्टि कारित करने का अपराध किया गया हो, या चोरी, रिष्टि या गृहतिचार ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो कि जिस व्यक्ति पर हमला किया गया हो उसके पास यह युक्तियुक्त आशंका है कि यदि उसने प्रतिरक्षा का अधिकार उपयोग नहीं किया तो उसका परिणाम जो है वो मृत्यु या घोरोपति भी हो सकता है। तो ऐसे अपराधों में जो संपत्ति के विरुद्ध किए जाते हैं उस व्यक्ति को हमलावर की मृत्यु कारित करने तक के अधिकार प्राप्त होते हैं। परंतु धारा 42 बताती है कि
ये जो अधिकार है मृत्यु कारित करने से अलावा आप कौन सी दृष्टि कार्य कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यदि धारा 42 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करना है आपको, परंतु अपराध जो है वो ऊपर की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आप उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते, परंतु अन्य कोई उपाधि आप उसे कारित करके अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। धारा 43 बोलती है कि कब कमिटमेंट होता है, तो इसका जो है इस जो धारा 43 में संपत्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का कमिटमेंट जो है कब होता है, कब खत्म होता है, तो उन्होंने कहा तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका आपको प्राप्त हो जाती है। परंतु अलग अलग अपराधों के लिए उन्होंने अलग बताया, जैसे चोरी, यदि चोरी के लिए प्रतिरक्षा का अधिकार कब खत्म हो जाता है, इन्होंने कहा जब आपने लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त कर ली या चोरी का सामान बरामद हो गया तो आप चोरी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खत्म हो गया। लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपपत्ति या सदोष अवरोध कारित करता रहता है और कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, तो आपको लूट में उसकी या जब तक तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल व्यक्तिक अवरोध का भय बना रहता है तब तक लूट के विरुद्ध आपका जो सेल्फ डिफेंस बना रहता है। आपराधिक अतिचार और रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी अतिचार या रिष्टि करता रहता है, और सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृह वेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक कि वह ऐसे गृह वेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। यदि इन सब मामलों में यदि से अलग हो जाता है तो फिर आपका सेल्फ डिफेंस का अधिकार जो है वो खत्म हो जाता है। धारा 44 जो कहती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू द इनोसेंट पर्सन। इन्होंने कहा कि जिस हमले से किसी मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार उस जोखिम को उठाने तक उसे दिया जाता है। जैसे एक भीड़ कार पर एक भीड़ हमला करती है, उस भीड़ में कुछ निर्दोष लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, परंतु यदि वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करने नहीं करता तो उसको मृत्यु या घोर प्रति की आशंका है। वो उससे बचने के लिए भीड़ पर गोली चलाता है और भीड़ पर गोली चलाने से जो गोली जो है वो उन छोटे छोटे शिशुओं को लग जाती है जो उस मामले में निर्दोष थे, तो ऐसे में उसका अधिकार, उसके द्वारा जो अपराध किया गया वो क्षम होगा क्योंकि उसके बगैर वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। बाद में कुछ निर्णयों के बाद में ये बताया गया कि भाई प्राइवेट डिफेंस जो है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, इसको आपको तलवार के जैसे उपयोग नहीं करना है, इसको आपको जैसे शील्ड जैसे आपको बचाव में उपयोग करना है, परंतु किसी व्यक्ति को हानिकारक करने के लिए आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो डिफेंस के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। यदि कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। और फ्री फाइट जैसे अपराधों में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव प्राप्त नहीं होता। जहां पर अपराध है वो दो गुटों के बीच में फ्री फाइट को लेकर है तो वहां पर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता यदि वह उस असेंबली का पार्ट है। तो आज हमने देखा धारा 14 से लेकर धारा 44 तक जो कि साधारण अपवादों की श्रेणी में आता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दुष्प्रेरण के बारे में और अध्याय 4 को देखेंगे। अध्याय 4 जो बीएनएस की धारा 45 से लेकर धारा 62 है।